हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडी इन्वेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक मल्टी बैगर कंपनी की एनालिसिस लेके आया हूं और ये एक कंपनी ऐसी है जो आने वाले दिनों में अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग बना के रखते हैं तो ये आपके लिए एक अलादीन के चिराग की तरह काम करेगा और आपको एक मल्टी फोल्ड रिटर्न देगा। जैसे कि मैंने इसके पहले भी कई सारे ऐसे शेयर दिए हैं जो इसमें 1000% के रिटर्न पे वो खड़े हैं। इसी तरह की ये भी कंपनी है जो आने वाले दिनों में आपको परफॉर्म करेगी और इसमें आपका एक ओवरव्यू बनेगा अगर तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एनालिसिस हम शुरू करें उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे जाके ट्रेंडी इन्वेस्ट सर्च करिए और वहाँ से ज्वाइन करिए, क्योंकि जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पे कोई भी शेयर्स रिकमेंड किया जाता है उसके रिलेटेड जो अपडेट्स होते हैं वो या और भी जो एनालिसिस होती है वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में रेगुलरली दी जाती हैं, तो वहाँ से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। तो ये एक स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है और ये वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर है मेरा, जिसमें मैं बहुत ही बुलिश हूँ आने वाले टाइम के लिए। तो हिमाद्री के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड जो है, पहले इसका नाम हुआ करता था हिमाद्री केमिकल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और हिमाद्री ग्रुप की ये फ्लैगशिप कंपनी थी, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज किया गया। कंपनी जो है इसको 1987 में एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया था और कंपनी जो है वो कार्बन मटेरियल्स और जो केमिकल्स हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। तो इसके जो ऑपरेशंस हैं वो इंडिया में भी है, जो कि डोमेस्टिक और बेसिकली इंडिया में ही कंपनी लगी हुई है जो डोमेस्टिक इसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट को भी टैकल करती हैं। तो स्पेशलिटी सेक्टर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अच्छे खासे वो ये डेवलप करते हैं, वो आगे हम प्रोडक्ट्स में अभी देखेंगे। तो अगर हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के मार्केट कैप की बात करते हैं तो हिमाद्री की मार्केट कैप जो अभी है वो 2279 करोड़ के आसपास की है। अगर स्टॉक के पीई की बात करते हैं तो अभी 48 के पीई पे कंपनी काम कर रही है। वहीं अगर बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 42.8 के आसपास का इसका बुक वैल्यू बना हुआ है। तो अगर हम कंपनी की प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि कंपनी किस किस टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, तो इनके जो मेजर प्रोडक्ट हैं वो 6-7 मेजर प्रोडक्ट हैं जिसमें कंपनी डील करती है और उनके प्रोडक्ट्स को बनाती है। तो इसमें जैसे पहला जो प्रोडक्ट इनका अगर हम लें तो वो है एडवांस्ड कार्बन मटेरियल्स। तो एडवांस्ड कार्बन मटेरियल जो है ये बेसिकली लिथियम बैटरी जो होती हैं मोबाइल में यूज की जाती हैं वो, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आते हैं उसके लिए जो बैटरी का यूज होता है वो हिमाद्री बनाती है। और इससे भी मज़े की बात ये है कि जो कंपनी है ये इस तरह के प्रोडक्ट बनाने वाली इंडिया की इकलौती कंपनी है, तो इसमें इनका एक्सपोजर बहुत ही ज़्यादा है। अगर दूसरा प्रोडक्ट देखिए तो कार्बन ब्लैक है। कार्बन ब्लैक जो इनका प्रोडक्ट है वो टायर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है, तो वहाँ पर इनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो सल्फोनेटेड नेफ्थलीन है उसका यूटिलाइजेशन बहुत तगड़े से होता है और उसमें भी ये मेजर रोल प्ले करती है इनका जो प्रोडक्ट है। उसके अलावा जो कोल टार पिच है वो भी ये प्रोड्यूस करते हैं, तो जो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड होते हैं उसको बनाने में इसका यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा जो डिफेंस के प्रोडक्ट बनते हैं उसमें भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। इसके अलावा जो नेफ्थलीन डेरिवेटिव है उसमें भी ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो काम होते हैं उसमें इसका यूटिलाइजेशन होता है और ये नेफ्थलीन के जो प्रोडक्ट्स हैं इसको बनाने में ये लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की, तो यहाँ भी इनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक है वो ये बनाते हैं, उसका यूटिलाइजेशन होता है। प्लास्टिक के जो एप्लीकेशंस होते हैं या जो प्लास्टिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप कंपनी के प्रोडक्ट देखिए तो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड रखते हैं और अलग अलग इंडस्ट्री को टैकल करते हैं। तो आने वाले दिनों में ये हिमाद्री के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है और उसका कहीं ना कहीं इनको फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो कैसा है, तो जो सीटीपी इनका क्लाइंट बेस है वो सीटीपी बेसिकली कोल टार पिच जो है उसमें आप देखिए तो वेदांता है, आदित्य बिरला की जो हिंडाल्को है वो है, एल्ब्रास है, ग्राफटेक है, नाल्को है। इस तरह से जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इनकी हैं। अगर कार्बन ब्लैक में आप देखिए तो अपोलो टायर्स हो गया, एमआरएफ है, कॉपर स्टैंडर्ड है, हैवर ग्रुप है। इसके अलावा जितने आप बिरला टायर्स हो गए, इस तरह की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सीएट भी इनके क्लाइंट बेस में है। तो जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो इनके क्लाइंट
क्लाइंट्स हैं। तो इसी तरह जो इनका अदर क्लाइंट बेस अगर आप देख लीजिए तो पीडीलाइट है, मैपेई है, ग्रेस है, सीका भी इसमें इनके कस्टमर हैं। तो इस कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो बहुत ही तगड़ा है और इससे इनके बिजनेस रेवेन्यू को बहुत हेल्प मिलती है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि जो इनका रेवेन्यू है, रेवेन्यू का कैसे आता है, तो जो इनका कार्बन और केमिकल का पूरा बिजनेस है, जिसमें ये मैंने 7 प्रोडक्ट आपको बताए हैं, उससे इनका जो रेवेन्यू अर्न होता है वो 99.2% रेवेन्यू इस सेक्टर से आता है। इसके अलावा जो इनका पावर का बिजनेस है, पावर में भी कंपनी ने अपने आप को एक कंपनी सेटअप कर रखी है और पावर में भी ये डील करते हैं। तो वहाँ से जो उनका रेवेन्यू है 0.8% का रेवेन्यू पावर सेक्टर से आता है। अगर हम जियोग्राफिक वाइज देखते हैं इनके रेवेन्यू का सोर्स, तो 86.8% जो रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है और बाकी जो दूसरी कंट्रियाँ हैं विदेशों में जहाँ पे ये अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से 13.2% का रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से दूसरी कंट्रियों से आता है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए कि जो इनके प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो 45.43% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 0.01% की होल्डिंग है और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास कोई होल्डिंग नहीं है। FIIs के पास 0.64 की होल्डिंग है और जो रिटेलर्स हैं उनके पास 53.92% की होल्डिंग है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पे थोड़ी ही एनालिसिस करें तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे, उसके बाद फिर ईयरली रिजल्ट्स पे इसको कंपेयर करेंगे। तो अगर आप लास्ट के 3 क्वार्टर जो हैं उसको देखें, सितंबर 2020 में तो इनकी जो सेल्स थी वो 389 करोड़ पे थी। दिसंबर 2020 में वो बढ़ के 467 करोड़ पे आई और मार्च 21 में वो बढ़ के 566 करोड़ पे हो गई। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो सितंबर 20 में वो था 46 करोड़ पे, दिसंबर 2020 में वो 41 करोड़ पे आया, थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला। मार्च 2021 में 40 करोड़ पे वो स्टैंड करता है। तो अगर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे डिक्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पे एक रीज़न ये है कि कोविड की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम देखी गई और हिमाद्री भी उसमें से एक थी जहां पे प्रॉब्लम देखने को मिली। इस वजह से एक्सपेंसेस थोड़े बढ़े, उसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्रीज देखने को मिला। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो सितंबर 2020 में वो 30 करोड़ पे स्टैंड करता था, दिसंबर 20 में वो 26 करोड़ पे आ गया और मार्च 2021 में वो और थोड़ा सा कम हुआ और वहाँ से 24 करोड़ पे आ गया। तो अगर नेट प्रॉफिट को आप देख लीजिए तो नेट प्रॉफिट भी पिछले 3 क्वार्टर्स में लगातार घटे हैं। सितंबर 2020 में 21 करोड़ पे था, दिसंबर 2020 में वो 16 करोड़ पे आया और मार्च 2021 में वो इंक्रीज होकर 23 करोड़ पे नेट प्रॉफिट पे आया। अगर हम ईयरली रिजल्ट को देखते हैं तो ईयरली रिजल्ट में आप देखिए मार्च 2019 पे जो इनकी सेल्स थी वो 2422 करोड़ पे थी, मार्च 2020 में वो गिर के 1806 करोड़ पे आ गया, यानी सेल्स में इनको कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली। फिर मार्च 2021 में जो ईयर एंड हुआ वहाँ पे इनकी सेल्स कम होके 1679 करोड़ पे आ गई। तो पिछला 1 साल जो था कोविड की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली और कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेस प्रभावित हुए थे। जब बिजनेस नहीं थे, कोई भी इंडस्ट्री हो वो जब काम नहीं कर रही थी, चूँकि इनकी जो पूरा बिजनेस है वो दूसरी इंडस्ट्री से इंटरलिंक है, तो जब उन इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम थी तो यहाँ पे इनको भी प्रॉब्लम देखने को मिली। तो इस वजह से इनके सेल्स में, प्रॉफिट में हर जगह पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिली। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2019 में 560 करोड़ पे था, मार्च 2020 में वो 280 करोड़ पे आया और मार्च 2021 में 131 करोड़ पे स्टैंड करता है। अगर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो मार्च 2019 में वो 462 करोड़ पे था, मार्च 2020 में वो घट के 194 करोड़ पे आया और मार्च 2021 में 65 करोड़ पे आया। नेट प्रॉफिट भी लगातार पिछले 3 सालों में अगर आप देखिए तो लगातार घटे ही हैं। नेट प्रॉफिट जो था वो मार्च 2019 में 324 करोड़ था, मार्च 2020 में वो घट के 205 करोड़ पे आया और मार्च 2021 में उसने बहुत ही ड्रास्टिक गिरावट देखने को मिली और वो 47 करोड़ पे आया। EPS भी अगर आप देखिए तो 7.75 था मार्च 2019 में, 4.91 पे मार्च 2020 में स्टैंड करता था और फिलहाल मार्च 2021 ईयर एंड में 1.13 पे स्टैंड करता है। तो अगर हम पिछले 1 साल को देखें तो 1 साल में प्रॉब्लम थी,
सारी की सारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम थी और उसका इम्पैक्ट जो हुआ वो हिमाद्री केमिकल पे भी देखने को मिला। इस वजह से इसमें एक कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड देखने को मिला। हर चीज़ में, चाहे सेल्स हो चाहे प्रॉफिट हो, सब में इनको कहीं ना कहीं एक गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब जब एक रिजल्ट अभी आने वाले हैं, Q1 के जब नंबर आएंगे तो उसमें शायद आपको सुधार होता हुआ देखने को मिलेगा और उससे कंपनी आगे धीरे धीरे ग्रो करेगी, क्योंकि जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है और अब कंपनी में आगे ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर हम कुछ ग्रोथ नंबर्स की बात करते हैं कि कंपनी में कुछ ग्रोथ्स कैसे हैं और कंपनी ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी है ओवर द ईयर्स, तो उसमें हम उसकी डिटेल देखेंगे। अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में निगेटिव ग्रोथ था -6% पे, 5 ईयर्स में वो 7% पे स्टैंड करता है और 10 ईयर्स में वो 9% पे स्टैंड करता है। अगर वहीं स्टॉक प्राइस के CAGR की बात करते हैं तो 3 ईयर्स में -24% पे स्टैंड करता है, 5 ईयर्स में वो 9% पे और 10 ईयर्स में 1% पे है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ कैसी रही है ओवर द ईयर्स, तो 3 ईयर्स में इनकी जो प्रॉफिट ग्रोथ रही है -42% पे स्टैंड करती है, 5 ईयर्स में वो 34% पे स्टैंड करती है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं ओवर द ईयर्स, तो 3 ईयर्स में जो था वो 12% पे है, 5 ईयर्स में 13% और 10 ईयर्स में 8% पे स्टैंड करता है। तो ग्रोथ जो है इनकी अलग अलग से जो सेल्स हो गई या प्रॉफिट हो गया, उन सब में मिला जुला एक ग्रोथ देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नंबर्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ देखने को मिली है कहीं पे। अगर हम थोड़ा और ग्रोथ पे एनालाइज करते हैं तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी को अगर हम कुछ दूसरे ग्रोथ और जो है उनको देखते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए तो 2018 में वो 17% पे था और 2019 में वो 20% पे हुआ और 2020 में वो और कम होके 12% पे आ गया। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर हम देखते हैं तो 2018 में जो था वो 22% पे स्टैंड करता था, 2019 में उसमें ग्रोथ देखने को मिली और वो 25% पे पहुँच गया, लेकिन 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसमें वो घट के 11% पे आ गया। तो ग्रोथ देखिए कहीं ना कहीं एक थोड़ा या तो डाउन ट्रेंड में ही बना हुआ है या तो फिर एक बिल्कुल फ्लैट अभी चल रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और अगर हम कंपनी के कुछ कंपटीटिव एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि कंपनी किस हिसाब से दूसरे और जो प्लेयर्स हैं उनसे और थोड़ा एज रखती है, तो कंपनी जो है जो कोल टार पिच इनका प्रोडक्ट है उसमें कंपनी का लार्जेस्ट मार्केट शेयर है और कंपनी एक तरीके से उसमें मोनोपोली रखती है। उसके अलावा जो कार्बन ब्लैक सेगमेंट है उसमें ये पूरे इंडिया में तीसरे नंबर पे एक मार्केट शेयर को होल्ड करती है, तीसरे नंबर की कंपनी है मार्केट शेयर के मामले में। उसके अलावा जो एडवांस कार्बन मटेरियल है जो कि आपका लिथियम बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में यूज होते हैं, उसमें इंडिया की सिंगल कंपनी है जो इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जिस हिसाब से इंडिया की न केवल फ़ोन मार्केट जो है, मोबाइल की जो मार्केट है वो ग्रो कर रही है लगातार, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है वो कंटिन्यू अब ग्रो कर रहे हैं और इंडिया जो गवर्नमेंट है उसको वो बढ़ावा भी दे रही है, उसके लिए अलग अलग तरह के सब्सिडीज भी दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आने वाले टाइम में बहुत ही बूम करने वाला है और उसका जो सीधा असर है वो हिमाद्री केमिकल को देखने को मिलेगा। अगर उसके अलावा हम देखें तो कंपनी जो है कोल टार का लार्जेस्ट प्लांट जो है वो ऑपरेट करती है, उससे भी इनकी रेवेन्यू बहुत ही सिग्निफिकेंटली बढ़ती है। तो कंपनी जो है उनका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो बहुत ही अच्छा है, कंपनी के मार्केट शेयर बहुत अच्छे हैं और कंपनी बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है। अगर हम कंपनी के कुछ वैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं कि कंपनी कैसी है, देखिए कंपनी की जो वैल्यूएशंस है, कंपनी अभी ठीक, अगर स्टॉक के उस पर देखें तो कंपनी अंडर वैल्यूड है अभी और कंपनी में आगे ग्रोथ पोटेंशियल जो है बहुत तगड़ा है। इसके अलावा जो कंपनी के अगर परफॉर्मेंस वाइज हम बात करते हैं तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो पिछले अगर 5 सालों पर आप देखिए तो सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं रहा है, 7%, 7.3% के आसपास बीच में इनकी सेल्स ग्रोथ रही है, तो कहीं ना कहीं सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं रही है। इसके अलावा अगर रिटर्न ऑन इक्विटी पे ही भी आप बात करते हैं तो पिछले 3 सालों में 11-12% पे स्टैंड करती है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो ही है और उसमें बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ पिछले 3 सालों में देखने को नहीं मिली है। उसके अलावा जो डिविडेंड पे आउट इनका रहा है वो भी 6% के आसपास ही स्टैंड करता है पिछले 3 सालों में, तो डिविडेंड पे आउट में भी कहीं ना कहीं लैग करती हैं। इस तरह के जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देखिए तो पिछले 3 सालों में प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग रफली 3.5% के आसपास की होल्डिंग घटाई है। लेकिन यहाँ पे जो इस कंपनी को चूज करने का जो मेरा रीजन है वो ये है कि हिमाद्री केमिकल
बहुत टाइम से ही इन्वेस्ट इसमें मैं कर रहा हूं और लोगों को भी बोला है। हिमाद्री के जो केमिकल है ये आने वाले टाइम में इसको बूस्ट बहुत तगड़ा मिलने वाला है और कंपनी के जो बिजनेस पोटेंशियल्स हैं वो आने वाले टाइम में अनलॉक होंगे। इसकी रेवेन्यू मल्टीफोल्ड बढ़ने वाली है और जो अलग अलग एरिया जिनके हैं वहाँ पे इनको ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि आप देखिए कि जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसी इंडस्ट्रियों को सपोर्ट करते हैं जिनकी मार्केट में आने वाले टाइम में ग्रोथ बढ़ने वाली है। चाहे वो टायर इंडस्ट्रीज हो, इंडिया की व्हीकल मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो जब टायर की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके जो कार्बन ब्लैक है उसकी डिमांड बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का मार्केट अगर बूम करेगा तो जो इनका एक पूरा एडवांस कार्बन मटेरियल है उसकी डिमांड बहुत तगड़े से बढ़ जाएगी। ठीक उसी तरीके से जो एल्युमिनियम के बैटरी इलेक्ट्रोड हैं या फिर जो लिथियम बैटरीज है, इस तरह के जितने भी सेगमेंट हैं, कंपनी जहाँ जहाँ पे भी अपने बिजनेस को लेके चल रही है वो बहुत ही हाई डिमांडिंग सेक्टर हैं। और ये जो एक शेयर है ये भी 50, 54, 55 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये आने वाले टाइम में आपको काफ़ी मल्टीफोल्ड रिटर्न देगा, क्योंकि अगर आप देखिए तो इस सेक्टर से जुड़ी जितनी कंपनियां हैं उन्होंने, आप अगर पिछले एक साल में ही देखिए तो उन लोगों ने क्या सॉलिड परफॉर्मेंस दिया और उन लोगों में बहुत तेज़ी देखने को मिली है। तो ये जो कंपनी है ये आपके लिए एक मल्टी बैगर शेयर साबित हो सकता है, बशर्ते शर्त इसमें एक ही है कि इसमें जो भी आपका व्यू होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए। एटलीस्ट 5 से 10 साल का व्यू लेके चलिए और उसमें इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इस तरह की जो कंपनी है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपको इमीडिएट कितना रिटर्न मिल जाएगा तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखता नहीं है। और हो सकता है कि इमीडिएट रिटर्न मिल भी जाए, क्योंकि अगर कोई शेयर 54 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और पिछले अगले 3 महीने में वो 54 से 74 भी हो जाता है, 75 हो जाता है, तो आपको देखिए तो कम से कम 30-40% का रिटर्न तो आपको मिल ही रहा है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या आप इस तरह के इन्वेस्टर हैं जो कि केवल इतने % रिटर्न के लिए आपने इन्वेस्ट किया था और आपका जो एक पूरा नज़रिया था इस कंपनी को लेके वो बस इतने ही टाइम के लिए था। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरा जो एक व्यू होता है मैं उस तरह की कंपनियों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ जहाँ पे फ्यूचर में उनका ग्रोथ बहुत तगड़ा हो। क्योंकि अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको फ्यूचर में ऑप्टिमिस्टिक होके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं जो कंपनी चूज़ कर रहा हूँ वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करने वाली है। उसके अलावा जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि लास्ट ईयर मई में जब मैंने मैग्मा फाइनेंस रिकमेंड किया था तो मैग्मा फाइनेंस उसमें 12.70 रुपये पे चल रहा था और उसमें बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि ये कंपनी सही नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगी, 4 रुपये 5 रुपये पहुँच जाएगा और वैल्यूएशन ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन आप देखिए कि अभी 1 साल के अंदर मैग्मा फाइनेंस 150 रुपये के ऊपर निकल गया। तो उस समय अगर पिछले साल मई में जब मैंने रिकमेंड किया था तो अगर किसी ने 1,20,000 रुपये लगाए होते तो आज की डेट में वो 16 लाख रुपए हो जाते। तो जो बड़ी इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, ऐसा नहीं है कि उनको ग्रोथ नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन इस तरह की जो कंपनियां हैं उसमें मेरा फोकस ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगर उनका कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो शेयर अगर सस्ता भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली हम इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि वो शेयर बहुत सस्ता है, हम इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो कंपनी पे बेस्ड है, ना कि शेयर के प्राइस पे या ना कि शेयर के कैसा उसका अभी प्राइस चल रहा है या उस महंगा है या सस्ता है, इस पे नहीं है। हमारा फोकस मेन है कि कंपनी कैसी है। तो आपको ये शेयर एक मल्टी बैगर शेयर साबित हो सकता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में लेके चलें। यहाँ पे आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक बार इस कंपनी के एनालिसिस खुद से भी करिए। इसके अलावा जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे ज़रूर डिस्कस करिए, जितने भी ड्यू डिलिजेंस हैं उसको ज़रूर फॉलो करिए और उसके बाद इन्वेस्ट करिए। आप खुद से एक बार चेक भी करिए कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। तो सारे जो चेक्स हैं वो आप देखिए, उसको अगर वो आपके क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए। और होपफुली कि ये जो वीडियो है इससे आपको एक ओवरव्यू मिला होगा, आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी और इससे आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है, उसके वीडियो धीरे धीरे आएंगे और भी कई सारे काम हैं, तो वीडियो उतने जल्दी नहीं आते। होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लोगों के साथ शेयर भी करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले और उनके थ्रू चैनल को भी थोड़ी ग्रोथ देखने को मिले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।